हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं परिवर्तन पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था पदार्थ पर। पदार्थ को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ को रासायनिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर क्लास 9th क्लास 11 केमिस्ट्री उसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। तो परिवर्तन अर्थात बदलाव। तो बदलाव होने से पहले देख लीजिए, कोई भी पदार्थ हो गया, बदलाव उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो जिस अवस्था में रहती है उसको कहते हैं अभिकारक। ठीक, अब जैसे ही अभिकारक में बदलाव हो जाएगा ये कहलाता है उत्पाद। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है वो कहलाता है अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनता है वो कहलाता है उत्पाद। तो परिवर्तन या बदलाव होता है दो प्रकार का, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। आवाज़ क्लियर जा रही है? चलिए देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि पदार्थों के संगठन में कोई बदलाव ना हो, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, पदार्थों के संगठन यानी कि उसका रेशियो ना बदले, जो पदार्थ का सूत्र है वो ना बदले, उसमें परमाणुओं का जो अनुपात है वो ना बदले, उसी को क्या कहेंगे? पदार्थ का संगठन नहीं बदला है। अब इधर उसका उल्टा कर देंगे, इसमें संगठन बदल जाएगा, संगठन बदल जाएगा। ये पहली परिभाषा हो गई। अगर इससे आप लोग पहचान ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पा रहे हैं कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। देखिए, इसमें जो भी पदार्थ बनेगा पहले पदार्थ की तुलना में उसमें कुछ नए गुण नहीं आएंगे, यानी कि बदले पदार्थ में या परिवर्तित पदार्थ में, परिवर्तित पदार्थ में नए गुण नहीं आएंगे। ठीक, इसमें नए गुण नहीं आएंगे, यानी पहले वाले का जो गुण रहेगा, अभिकारक का जो गुण रहेगा, उत्पाद का भी वही गुण होगा, और इसमें नए गुण आ जाएंगे, नए गुण आ जाएंगे। ठीक, जैसे में आप एक ठो कागज़ ले लीजिए, पन्ना है, उस पन्ने का क्या काम होता है? उस पर लिखा जाता है। अब उसको ऐसे टुकड़ों में बांट दीजिए, वो जो पन्ना है वो अभिकारक है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, चीड़ फाड़ कर दीजिए, तो वो जो नए नए टुकड़े हैं वो कहलाएंगे उत्पाद। तो उन उत्पादों मतलब उस टुकड़ों पर भी आप लिखेंगे ही, पन्ने पर भी लिखते थे, उसके छोटे टुकड़े पर भी लिखेंगे, तो वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। और उसी को जला दीजिए, राख बन जाए। पन्ने पर क्या करेंगे? लिखेंगे, और राख का क्या करेंगे? चंदन लगाएंगे, हर हर महादेव करेंगे, तो नया गुण हुआ राख, पन्ना, दोनों में नए गुण। पन्ना उसका टुकड़ा, नए गुण नहीं आए। अब ये तो किताबी परिभाषा थी, अब आ जाइए एकदम सरल वाला। जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदले और उत्पाद अभिकारक में बदल जाए, तो इसका मतलब वहाँ भौतिक परिवर्तन हो रहा है। और यही अगर देखें तो जो अभिकारक है, अभिकारक, ये उत्पाद बने लेकिन उत्पाद अभिकारक ना बने, ये कंडीशन जहाँ भी होगी तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन।
और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वहाँ भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे लकड़ी से मेज बनना, तो लकड़ी ले लीजिए, चीड़ फाड़ काट कूट कीजिए, मेज बना दीजिए। ठीक, लकड़ी क्या हो गई? अभिकारक। मेज क्या हो गया? उत्पाद। अब मेज को फिर तोड़ ताड़ दीजिए, बन गया लकड़ी। यानी यहाँ कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। बल्ब को जलाना बंद करना, जलाना बंद करना, जलाना बंद करना, जला दीजिए बंद कर दीजिए, जला दीजिए बंद कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, दूध में देखिए वो मीठे स्वाद का होता है, दही खट्टे स्वाद का होता है। तो नए लक्षण आ गए, तो जब भी नए लक्षण आएंगे तो वो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। नए लक्षण नहीं, सेम पहले वाला लक्षण भौतिक। या उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद तो भौतिक, और अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक नहीं तो रासायनिक। जैसे दूध से दही बना ले रहे हैं, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बना, अब दही से फिर दूध थोड़ी बनेगा। ठीक, तो कागज का जलना कौन सा परिवर्तन? बिल्कुल सही, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, अरे मोमबत्ती का पिघलना कहाँ से रासायनिक? वो भौतिक होगा। देखिए मोम ठोस के रूप में है, अब यही पिघल कर फिर नीचे जम जाएगी, तो इसमें कहाँ कोई नया लक्षण आया, नए गुण आए नहीं, तो ये क्या? भौतिक। अगर कहें मोमबत्ती का जलना तो वो है रासायनिक, और कहें मोमबत्ती का पिघलना तो वो है भौतिक। ठीक, पाचन की क्रिया क्या होगी? भौतिक रासायनिक दोनों होते हैं। देखिए पाचन में जो भोजन के कण हैं वो मुंह में लेते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, मुंह में उसको तोड़ ताड़ देते हैं पूछ काछ करके, तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। तो यहाँ तो भौतिक हुआ। फिर जैसे उसमें लार मिलेगा, आमाशय में जाएगा, या सीएल मिलेगा, बहुत से एंजाइम मिलेंगे, उसका पाचन होगा, तो यहाँ पर वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो उम्मीद है अब आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कोई दिक्कत परेशानी, घबराहट, झंझनाहट नहीं होगा। ठीक, चलिए कुछ अभ्यास कर लीजिए। पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ कौन सा? अरे भौतिक। पानी का सूत्र H2O, बर्फ का सूत्र H2O, पानी से बर्फ बना दीजिए, फिर बर्फ को पिघलाकर पानी बना दीजिए। ठीक, पानी का वाष्प बनना, वो भी भौतिक। तो अब आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कोई दिक्कत परेशानी, घबराहट, झंझनाहट, चुनचुनाहट नहीं होगी। आगे हम लोग समझते हैं, परिवर्तन की बात की जा रही है तो इसी आगे समझ ले रहे हैं अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठीक, तो ये लिखना हो तो लिख लीजिए। अगला है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, हेडिंग लिख लीजिए। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो देखिए अवस्था परिवर्तन दो कारणों से होता है, एक तो ताप के कारण और दूसरा दाब के कारण। तो पहला हम लोग देख ले रहे हैं ताप के कारण, यानी ताप का प्रभाव क्या पड़ रहा है उस पर। ठीक, तो भौतिक रूप से पदार्थ मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BIC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस की बात की जाएगी, बाकी दो अभी उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं आया है तो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई भी ठोस हो, अगर उसको हम गर्म कर दें, ये जो ठोस है इसको हम कर दें गर्म, तो ये बन जाता है द्रव। ठीक, अब अगर इस द्रव को हुमच कर और गर्म कर दें तो ये बन जाता है गैस। अभी तो यहाँ क्या किया जा रहा था? गर्म। इसको भी क्या कर रहे थे? गर्म। अब इसको ठंडा कर दीजिए, तो ठंडा करेंगे तो गैस क्या बन जाएगा? द्रव। अगर द्रव को ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। ठीक, जैसे बर्फ़ ले लीजिए, बर्फ़ को गर्म करेंगे क्या बनेगा? पानी। ठीक, पानी को गर्म करेंगे और ज़्यादा गर्म कर दीजिए तो वो जलवाष्प बन जाएगा। अब जलवाष्प को ठंडा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? द्रव। द्रव को ठंडा कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, बन गया बर्फ़। तो देखिए
बर्फ, बर्फ से पानी, फिर पानी से जल वाष्प, फिर ये जल वाष्प से पानी, पानी से, ठीक। तो ये तो गर्म और ठंडा की बात की गई। अब इसी को आगे देखिए, अवस्था परिवर्तन में अगला, अगर कोई ठोस है, ठीक, ये मान लीजिए द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है, ये है कोई ठोस, यहाँ है गैस और यहाँ है द्रव, ठीक। तो जो ठोस है वो किस में बदल जाए, द्रव में, तो इस क्रिया को कहेंगे गलन या गलना। क्या कहेंगे, गलन या गलना। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, कोई द्रव ठोस में बदल जाए तो इसको कहेंगे जमना, ठीक। अब ठोस से गैस में चलिए, अगर कोई द्रव गैस में बदल जा रहा है तो इसको कहेंगे वाष्पन या वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। और अगर कोई गैस द्रव में बदल जा रहा है तो इसको कहेंगे संघनन। अब इन दोनों की बात की जाए, अगर कोई ठोस डायरेक्ट गैस बन जा रहा है तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और अगर कोई गैस ठोस बन जा रहा है तो इसको कहते हैं निक्षेपण। अब अगर एक एक की परिभाषा लिखनी हो, मान लीजिए आपको परिभाषा लिखनी है कि गलन किसे कहते हैं, तो देखिए वह क्रिया जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए गलन कहलाता है। जब कोई द्रव ठोस में बदल जाता है तो यह क्रिया जमना कहलाती है। जब कोई द्रव गैस में बदल जाता है तो यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जब कोई गैस द्रव में बदल जाता है तो यह क्रिया संघनन कहलाती है। जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो यह क्रिया संघनन ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और जब कोई गैस ठोस में परिवर्तित हो जाए तो यह क्रिया निक्षेपण कहलाती है। अब उदाहरण के साथ समझिए, देखिए ठोस से द्रव में, जैसे बर्फ़ को ले लीजिए और बर्फ़ को गर्म कर दीजिए तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में। तो ये किसका उदाहरण हो गया, गलन का, बर्फ़ से पानी बनना। अब उसी का उल्टा कर दीजिए, पानी को फ्रिज में जमा कर बर्फ़ बना दीजिए, वो किसका उदाहरण, जमना। अगल बगल तालाब, नदी, पोखरा, झील, झरना, गड्ढी गड्ढा कुछ होगा, उसमें पानी होगा और इसमें गर्मी का माहौल है और गर्मी एकदम हुमचौआ कचक के पड़ रही है। तो देखिए जब सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी तो जो तालाब वालाब रहेगा तो उसके सतह का जो जल रहेगा वो जल्दी गर्म होगा, तो उसके अणु धीरे 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 वाष्प बनकर उड़ते रहेंगे। तो द्रव से वाष्प गैस बनना, यानी कि जल से जल वाष्प बनना, ये वाष्पीकरण का उदाहरण है। अब वो जल वाष्प ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आ जाती है। जैसे ये 165 मीटर ऊपर गए 1 डिग्री सेल्सियस ताप घट जाएगा। तो जैसे ही वो जल वाष्प ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पे ताप कम है यानी ठंडा हो रहा है। तो जब जल वाष्प जाएगा तो ठंडा होकर फिर वहाँ क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, और ये क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन। जैसे बादल का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, संघनन का। अगर जल वाष्प ऊपर गया, जम गया तो बादल बनेंगे, संघनन। अब अगर वो ऊपर नहीं गया, सतह पर ही, सतह से कुछ ऊपर गया, जम गया, कोहरे का रूप ले लिया, यानी कोहरे का बनना, वो भी क्या कहलाता है, संघनन। आप कपूर ले लीजिए, कपूर को गर्म कर दीजिए, कपूर है ठोस, कपूर को गर्म कर दीजिए। अब वो ठोस से डायरेक्ट किस में चला जाएगा, गैस में। अब उसी कपूर को एक ठो बर्तन में ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है। अब इसमें यहाँ कपूर रख दीजिए और इधर जला दीजिए और यहाँ मुँह पर रुई लपेट दीजिए। कपूर यहाँ जलते मान वाष्प बनेगा और जाएगा यहाँ रुई में फंस जाएगा, और रुई में फंसने के बाद फिर बन जाएगा ठोस। तो ये किसका उदाहरण है, निक्षेपण का। अब कुछ अपवाद जान लीजिए। देखिए जनरली अगर किसी भी द्रव को गर्म किया जाए तो वो क्या बनता है, गैस, ठीक। तो दूध और अंडा
ये ऐसे द्रव हैं जिनको गर्म किया जाए तो ठोस बन जाएंगे। दूध को गर्म करते जाइए तो वो खोआ बन जाएगा। अंडे को गर्म कर दीजिए, आमलेट बन गया, खाइए, मौज कर दी। ठीक। ये तो था ताप का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा दें। दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव में कुछ खास नहीं है। ये ए था तो दाब का प्रभाव मान लीजिए बी। दाब का प्रभाव देखिए, मान लीजिए कोई गैस है, ये बर्तन है, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक ठाक ही है। अब इस बर्तन में बहुत सी गैस भरी हुई है। इस गैस पर हम दाब लगाएं। ये कोई पिस्टन है और इससे हम दाब लगा रहे हैं। अब जैसे ही किसी गैस पर अधिक दाब लगाते हैं तो वो बदल जाता है द्रव में। दाब का यही प्रभाव रहता है। ठीक। अगर इसी पिस्टन को हम ऐसे दबाएं तो गैस के अणु सब पास जाते हैं, आप पास आते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि वो गैस से बन जाएंगे द्रव। ठीक। तो यही था दाब का प्रभाव। तो इसके पहले वीडियो में हमने समझा था पदार्थ क्या है, पदार्थ के प्रकार यानी पदार्थ का वर्गीकरण समझा था, और आज उसके अवस्था परिवर्तन समझ लिए। तो ये चैप्टर, अभी इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की चर्चा एकदम डिटेल से कर लेते हैं। तब तक आप लोग ये वाला लिख लीजिए। तो देखिए, अभी 2-3-4 ठो हेडिंग समझिए खटाखट। गलनांक, हिमांक, क्वथनांक और द्रवणांक। देखिए, गलनांक यानी वही गलना। गलना मतलब ठोस है तभी तो गलेगा। तो वह ताप जिस पर कोई वस्तु, यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाए तो वो ताप क्या कहलाता है? उसका गलनांक कहलाएगा। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, द्रव से किस में बदल जाए? ठोस में। वह ताप जिस पर कोई वस्तु द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए वो उसका हिमांक कहलाता है। ठीक। क्वथनांक, इसमें क्या होगा? ठोस से द्रव, तो जो ताप होगा वही ताप क्या कहलाएगा? गलनांक। और इधर क्या होगा? द्रव से ठोस, तो जो ताप होगा वही ताप क्या कहलाएगा? हिमांक। अब यहाँ द्रव से गैस बन जाता है। ठीक। तो वह ताप या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए तो यही क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, गैस से किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव में। तो ये जो ताप, जिस ताप पर ये क्रिया हो रही है वही क्या कहलाएगा? द्रवणांक। ठीक। तो अब अगला हेडिंग लिख लीजिए वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण को हम लोग डिटेल से समझते हैं। वाष्पीकरण, इवापोरेशन। देखिए, करण का मतलब होता है बनना। ठीक। वाष्पी यानी वाष्प, वाष्प का बनना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। तो वाष्प कैसे बनेगी? कोई पदार्थ, कोई चीज़ द्रव में है तो वाष्प बन जाएगा। ठोस से भी बनता है कपूर के केस में, लेकिन यहाँ जब भी कोई पदार्थ द्रव अवस्था से डायरेक्ट वो गैस अवस्था में या वाष्प की अवस्था में चला जाए तो वही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ठीक। तो यहाँ क्या होगा? द्रव से क्या बन जाएगा? गैस। तो यही जो क्रिया है, ये जो क्रिया वो क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला देख लेते हैं क्षेत्रफल। देखिए, वाष्पीकरण की एक बात जान लीजिए, वाष्पीकरण की क्रिया जहाँ भी होगी वहाँ ठंडा लगेगा। गर्मी में अगर कोई तालाब है और हवा चल रही है तो तालाब के किनारे आपको ठंडा लगेगा, और घर में बैठे रहिए हवा चले
तो तालाब की तुलना में घर में कम ठंडा लगेगा। कारण क्या है कि वहाँ वाष्पीकरण हो रहा है। तो क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लीजिए। मान लीजिए कोई कप है, ये है कोई कप, इधर से ऐसे, और एक ठो इधर है थाली, ठीक, ये है थाली, दोनों में चाय भरा गया है, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ से भी वाष्प बनेंगे और यहाँ से भी वाष्प बनेंगे। लेकिन देखिए इसका क्षेत्रफल है ज़्यादा और इसका क्षेत्रफल है कम, तो वाष्पीकरण की क्रिया यहाँ होगी कम और यहाँ होगी ज़्यादा। इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल है ये वाष्पीकरण के, जो इसको अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, तो जो क्षेत्रफल है ये वाष्पीकरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। जैसे जैसे वाष्पीकरण क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर वैसे बढ़ जाएगी। तो कप में जो चाय या फिर जो भी गर्म चीज़ रखा जाएगा वो थाली में रखे, कप में रखी चाय थाली में रखी चाय की तुलना में या प्लेट में रखी चाय की तुलना में देरी में ठंडी होगी। कारण क्या है कि यहाँ से वाष्पीकरण की क्रिया कम सतह पर होगी, यहाँ अधिक सतह पर होगी। तो आज के बाद से आप लोग जब भी कहीं रिश्तेदारी जाइएगा तो चाय किस में मांग कर पियेंगे? कप में नहीं, कप की जगह प्लेट, थाली, परात में मांग कर पीजिएगा, जल्दी ठंडा होगी। ठीक, दूसरा देख लेते हैं क्षेत्रफल के बाद अगला तापमान। दूसरा ताप। देखिए वाष्पीकरण की क्रिया कब होगी? जब द्रव में ताप देंगे। तो ताप अगर ज़्यादा दिए वाष्पीकरण तेजी से, ताप कम दिए तो वाष्पीकरण धीमे से। तो ये भी क्या होगा? वाष्पीकरण के समानुपाती, यानी ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, ताप कम करेंगे तो वाष्पीकरण धीमे से होगा। अब अगर देखिए जो हाँ, तालाब का पानी ही ले लीजिए। तालाब का पानी जो है, अगर वो सुबह के टाइम देखें तो सुबह के टाइम ताप रहता है कम, तो सुबह के टाइम बहुत कम वाष्प बनेगा। अब यही अगर दोपहर में देखें तो दोपहर का ताप एकदम हाई हो जाता है, पारा एकदम हाई हुआ, तो उस समय ताप बढ़ने की वजह से वाष्पीकरण भी बहुत तेज़ी से होगा। अब जितना तेज़ी से वाष्पीकरण उतना ज़्यादा ठंडा लगेगा। अगला देखिए आर्द्रता। तीसरा है आर्द्रता। सही है। देखिए आर्द्रता कहते हैं किसमें? वायु में जो जल वाष्प की मात्रा मौजूद रहती है उसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता। ठीक, अब मान लीजिए कपड़ा है, भीगा हुआ है, नमी जो रहती है उसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता। तो कपड़ा जितना ज़्यादा भीगा रहेगा, जितना ज़्यादा नमी रहेगी, एक ठो कपड़ा ले लीजिए एकदम हुमच के गाड़ दीजिए, और एक ठो कपड़ा लीजिए उसको ऐसे धोकर टांग दीजिए, और एक ठो एकदम हुमच कर गाड़ कर तब टांगिए। एक कपड़े में आर्द्रता ज़्यादा है, एक कपड़े में कम। तो जिसमें कम है वो जल्दी सूख जाएगा और जिसमें ज़्यादा है वो देरी में सूखेगा। इसका मतलब कि जहाँ भी आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ वाष्पीकरण होगा कम। तो यहाँ ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर्द्रता ज़्यादा तो वाष्पीकरण की क्रिया कम। अगला देख लीजिए जो वायु की गति। वायु की गति। अब मान लीजिए कपड़ा आप भिगोकर टांग दिए, दो ठो कपड़ा सेम कंडीशन में भिगोकर टांग दिए। एक जगह, एक घर में टांगे हैं पंखे के नीचे और एक बाहर, धूप दोनों जगह उतनी ही है, तो पंखे के नीचे वाला जल्दी सूख जाएगा। ठीक, क्योंकि वहाँ धूप तो है, धूप के साथ साथ वायु भी है। तो वायु जब आएंगे तो कपड़े में जो भी जल रहेंगे उसके अणु को गैस बनाकर लेकर चले जाएंगे, वाष्पीकरण हो जाएगा। यानी कि अगर वायु की गति बढ़ी जहाँ, तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गर्मियों में हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। कारण क्या है वो जानिए। ढीले ढाले सूती कपड़ों में छेद, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जब भी हम लोगों को पसीना होगा तो उन्हीं छिद्रों से वो बाहर आएंगे, देखेंगे कि वो माय गॉड इतनी ज़्यादा गर्मी, वाष्प बन जाएंगे। अब जैसे ही वाष्प बनेंगे तो हमको ठंडा महसूस होगा। अगला, घड़े का जो पानी है वो बाल्टी में रखे पानी की तुलना में जल्दी ठंडा हो रहता है, मतलब ज़्यादा ठंडा रहता है। कारण क्या है? घड़े में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिनको कैपिलरी कहते हैं। अब उन छिद्रों से जल निकलकर वाष्प बनता है, यानी वाष्पीकरण हुआ, और जहाँ भी वाष्पीकरण होगा वहाँ लगेगा ठंडा, यानी कि ठीक ठाक कंडीशन रहेगी।
बाल्टी एकदम स्टील की बनी हुई है, एक को छिद्र नहीं, पानी रख दीजिए जितना, परसों तक उतना ही पानी, घड़े में घड़ा भर के पानी रखिए, 10 दिन बाद अपने आप वो कम हो जाएगा। ठीक, तो ये थे वाष्पीकरण के उदाहरण। तो आई होप आप लोगों को वाष्पीकरण और परिवर्तन, बदलाव समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बंद।